मैं ढूंढ रही थी कहाँ हो तुम। दूसरा वाला आयुष नहीं है, नहीं दूसरा वाला ये सेट ना, कहाँ है दूसरा? अच्छा ये तो बैठे बोर्ड लगा के, ठीक है। चलो इलास्टिसिटी से स्टार्ट करना हम लोगों को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश द इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, सारी इलास्टिसिटी, आर्क वगैरह ना, इट्स अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। अब भी थ्योरेटिकल वाला पोर्शन करेंगे पहले कंप्लीट। हाँ ऑब्जेक्टिव है तुम लोग का पूरा पेपर। सोल्यूशन वाला पार्ट मतलब क्या? कैलकुलेशन पार्ट, क्वेश्चंस का आएगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैलकुलेशन आना चाहिए निकालने का। हाँ आयुष, कौन से ग्राफ, कौन से वाले कर्व? वो तो अभी स्टार्ट करेंगे ना इलास्टिसिटी, उसी के तो ग्राफ आज होंगे। टॉपिक वाइज ग्राफ चलेगा। हाँ नहीं, लेकिन जितना हम लोगों ने अभी लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ कवर करा है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ऐसे टॉपिक वाइज ग्राफ चलेगा। ऐसा ग्राफ के लिए अलग क्लास नहीं होगी। वो मतलब हो सकता है कि जब रिवीजन हो तो एक क्विक रिकैप दे दिया जाए, बट सेपरेट क्लास कोई ग्राफ की नहीं होगी। टॉपिक की साइमल्टेनियसली ग्राफ होगा, क्योंकि थ्योरेटिकली ही ग्राफ बेस्ड है। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो उससे तुम ग्राफ डिराइव कर लोगे, या ग्राफ समझ में आ गए तो उससे थ्योरी डिराइव कर लोगे। नहीं एक ग्राफ नहीं बताया हमने, कई ग्राफ बता दिए। इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, एक्सपेंशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, बस अभी इतने ही हुए होंगे आई थिंक। हाँ इतने 5 ग्राफ। हाँ बीच बीच में नहीं ग्राफ बन जा रहे हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का। कौन सी वाली क्लास में बोला था? जब तुम लोग की क्लास स्टार्ट हो गई तब कुछ भी पेंडेंसी नहीं है। टॉपिक कवर्ड, ग्राफ कवर्ड, नोट्स कवर्ड। हाँ अभी नोट्स में नहीं लिखवाया है, अभी नोट्स थोड़ी पेंडेंसी चल रही नोट्स की, लेकिन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन तो पढ़ाते वक्त ही बता दिया था। राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। अरे प्रॉपर ही तो बनाएंगे ग्राफ, और कैसे बनेगा? पूरा बनाया था, पूरा बनाया था कि प्राइस कहाँ होती है, क्वांटिटी। कहीं लॉस्ट हो तो इतने दिन की छुट्टी के बाद आए हो ना, से तुम कहीं लॉस्ट होकर आए हो। शिवम आज तुम बड़ी पूजा कर आए हो, क्या बात है? डेली पूजा? अच्छा थर्सडे को तुम भी मानते हो? मैं भी बहुत थर्सडे को मानती हूँ, अच्छी चीज़ है। पहले तुम्हारी कमेंट्री बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी कमेंट्री के बिना तो कोई बात कंप्लीट हो ही नहीं सकती यहाँ पे। हाँ और किससे आई कांटेक्ट कर रहे हैं? कन्हैया से कर रहे हैं हम। चलो सुफियान, ग्राफ साइमल्टेनियसली कवर्ड है। तुम्हें ऑनलाइन क्लास असेस हो रही है ना? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब मे बी तुम उस क्लास में नहीं हो, वो मैं नहीं, मुझे याद नहीं। हाँ नहीं देवांश को तो मुझे लग रहा है क्लास के बाहर करना पड़ेगा। अब मुझे परसों नर्सों का नहीं याद है, तो मुझे वहाँ से पहले उठो, तुम यहाँ आओ। आँखों के तारे हो तुम, इधर आओ। आँखों का तारा सबसे आगे होना चाहिए। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुफियान तो है ही बदतमीज़, उसको ना खुद पढ़ते ना तुम्हें पढ़ने देता है, तुम्हें डिस्टर्ब करता है। देखो तुम्हें याद है एक्सपेंशन, उसको याद नहीं है, उसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। सच्ची सपनों में आए होंगे इसको 100 नंबर। अरे यही चेयर ले लो, यही चेयर ले लो आज। पैसे वसूलेगा ना, खंडेलवाल है। मारवाड़ियों का नाम ऊंचा करना है भाई, तो नहीं नहीं पैसा पूरा वसूलना चाहिए, नो डाउट। अब तो मेरी आंखों के सामने। अच्छा एक चेयर छोड़ के इधर बैठ जाओ, उधर भी आर्म रेस्ट मिलेगा। अरे चेयर शिफ्ट कर लेना, एक और चेयर ले लो, बहुत चेयर्स है टॉपर्स में। बस हम एक बार तुम क्लास व्यू करना, वी हैव कवर्ड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोई डाउट होगा दोबारा
अभी नोट्स में नहीं लिखवाया है मैंने, जब नोट्स में लिखवाऊंगी एक बार फिर से ग्राफ कवर कर दूंगी एक बार, लेकिन तुम उसको व्यू कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब करना है हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड समझ में आ गया था कि नीड, डिज़ायर, विलिंगनेस, एबिलिटी। लॉ ऑफ डिमांड क्लियर हो चुका था कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रही कोई भी चीज़, वही चीज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। अगर जैसे हम लोग डिमांड फंक्शन पढ़ा था, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी। इलास्टिसिटी कहता है कि अगर किसी भी एक फैक्टर में चेंज हुआ, सपोज प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज हुआ, 1 रुपये से चेंज हुई, उस 1 रुपये की चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा वो डिटरमाइन करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। मैंने एक प्राइस एग्जांपल दिया है, बट अगर किसी भी फैक्टर में चेंज हुआ, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गई, या क्रेडिट फैसिलिटी हो गई, या प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी हो गई, किसी भी एक फैक्टर में अगर कोई भी चेंज होगा, जितने परसेंट का चेंज हुआ उसके कंपेरेटिवली उस वजह से कितना चेंज, कितना परसेंट चेंज है, कितना डिग्री चेंज हमारी डिमांड में होगा, दैट इज टर्म्ड एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये मेजरमेंट करता है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके थ्रू हम परसेंटेज में वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। जो हम ब्रॉड मेन कैटेगरीज पढ़ेंगे इलास्टिसिटी की, वो 3 कैटेगरीज है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। पहला प्राइस इलास्टिसिटी कवर करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर प्राइस में, खुद की प्राइस में, जैसे अगर मैं इस मोबाइल की बात कर रही हूँ, अगर मोबाइल में 10 रुपये का चेंज आया तो इस 10 रुपये की चेंज की वजह से प्राइस इंक्रीज भी हो सकती है, डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है। हो सकता है कोई चेंज ना है, जैसे नमक है, नमक सपोज करो 10 रुपये किलो बिक रहा है, बट अगर नमक 15 रुपये किलो बिकने लग जाएगा, क्या उसकी डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होगा? कि दाम बढ़ गए तो लोग कम लेने लग गए, या दाम कम हो गए तो बढ़ जाएगा? नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि चेंज आए भी, हो सकता है प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं भी आए, और हो सकता है बहुत ज़्यादा चेंज है, हो सकता है कम चेंज है। जैसे अब एसी है, अगर एसी 30,000 का मिल रहा है और एसी अब 15,000 का मिलने लग जाए, तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, क्योंकि जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, दे विल स्टार्ट अफोर्डिंग इट, और जो लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, हो सकता है वो ज़्यादा एसी यूज़ करने लग जाए। किसी घर में 1 एसी लगाओ, फिर वो 2 या 3 एसी लगा दे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कमोडिटी कि प्राइस की में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, कम चेंज आएगा, या ना के बराबर चेंज आएगा, या बिल्कुल ही चेंज नहीं आएगा। इसके लिए प्राइस इलास्टिसिटी में 5 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। इसके ग्राफ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें प्राइस इलास्टिसिटी में वो डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं देते एग्जाम में, 99% ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें ग्राफ के कंसेप्ट बहुत क्लियर होने ज़रूरी हैं सबके, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक? कोई भी चीज़ खिंचती जा रही है, फ्लेक्सिबल, एक्सपैंड होती जा रही है कोई भी चीज़। सो परफेक्टली इलास्टिक वही चीज़ कहता है, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया, नेग्लिजिबल चेंज भी आया, तब भी क्वांटिटी इनफाइनाइट चेंज की तरफ बढ़ेगी। नेग्लिजिबल चेंज का मतलब बिल्कुल जैसे 0.001% भी चेंज अगर आया, ना के बराबर भी चेंज आया। कुछ बुक की लैंग्वेजेस में या गूगल में कहीं जगह लिखा हुआ है देयर विल बी नो चेंज इन दी प्राइस। पता नहीं तुम लोग ने बुक में अपनी 12th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बहुत सी 12th की बुक्स में ये लाइन भी लिखी हुई है दैट देयर विल बी नो चेंज इन दी प्राइस बट देयर विल बी इनफाइनाइट चेंज इन दी डिमांड। ये चीज़ बुक में भी लिखी हुई है, कुछ जगह गूगल में डिफरेंट साइट्स पे भी लिखी हुई है। ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। अगर प्राइस में चेंज ही नहीं होगा तो प्राइस इलास्टिसिटी की कैटेगरी में वो फॉल कैसे करेगा? तो स्लाइट चेंज या नेग्लिजिबल चेंज होना ज़रूरी है, चाहे वो 98 से चेंज है या 25 पैसे से चेंज है, लेकिन चेंज होना मैंडेटरी होता है, ठीक। इसका ग्राफ होता है यू, दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी, ठीक। प्राइस में मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज है, अगर जैसे ओरिजिनल ये था तो नया हो सकता है यू हो जाए, बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज होगा, बट दिस रिप्रेजेंट्स एन इनफाइनाइट चेंज इन द डिमांड। इसमें ईडी भी बोल सकते हैं, ईडी का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
एंड कुछ जगह ईपी रिप्रेजेंटेड होता है। ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है डी से, एंड ईपी मतलब टू बी स्पेसिफिक प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दिस साइन रिप्रेजेंट्स इन्फिनिटी का साइन होता है ये। तो प्राइस में अगर नेग्लिजिबल चेंज भी होगा बट डिमांड में इनफाइनाइट उस चीज का चेंज आ जाएगा, ये फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी। ये ग्राफ से अगर ये देखो, ये एग्जांपल बता रही हूँ, अगर ये लाइन तुम्हारी ऐसे टुवर्ड्स इन्फिनिटी, कोई एंड नहीं है, एंडलेस जा रही है, तो ये जब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाएगा विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि परफेक्टली इलास्टिक। ये नोट्स में मैं लिखवाऊंगी कि ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तुम्हें समझना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का जो कंफ्यूजन होता है वो क्लियर करना पड़ेगा इसमें। नहीं, बियॉन्ड रहेगा, मतलब ये थोड़ी ना कि एक्स एक्सिस यहाँ पे खत्म हो गया, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, वो तो उसमें चेंज आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। यही तो डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये बढ़ता जा रहा है दैट मीन्स हमारे एक्स एक्सिस से पैरेलल चढ़ता जा रहा है ये चीज़, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि प्राइस में ज़रा सा चेंज हो बट डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। क्या तुम लोग के हिसाब से क्या ऐसा कमोडिटी हो सकती है कि प्राइस में चेंज, 1 रुपये भी प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में बहुत चेंज आ जाएगा? पेट्रोल में नहीं, शेयर्स में चेंज आएगा, नेग्लिजिबल मतलब इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना इनफाइनाइट, जिसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं। क्या हो सकता है कमोडिटी तुम लोग के हिसाब से ऐसी? हाँ, कौन सा गेन? ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स हम कह सकते हैं एक बेसिक नेसेसिटी वाला फूड आइटम्स कह सकते हैं। किसमें? चेंजेस नेग्लिजिबल नहीं है, प्राइस में चेंज नेग्लिजिबल है। सही कह रहे हैं लोग, बेसिक नेसेसिटी है। अगर सपोज करो 5 रुपए का गेहूं सस्ता हो गया, ठीक है, आटा सस्ता हो गया, तो लोग क्या करेंगे, वो गेहूं ऐसा तो है नहीं कि 1 ही दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए, भाई वो तो जब तक जिंदा है तब तक इंसान खाएगा ही खाएगा, फैमिली मेम्बर्स। तो लोग क्या स्टोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे सेल वगैरह निकलती है बिग बाजार वगैरह में, तो क्या होता है, जैसे वेंसडे सेल होती है, पीपल स्टार्ट परचेजिंग द प्रोडक्ट्स ताकि हम उसको रख लें। अभी आज सस्ता है, पता नहीं कल सस्ता होगा नहीं होगा, तो हम ज़्यादा उसमें स्टोर कर लेंगे। तो जितने भी बेसिक नेसेसिटीज़ होते हैं जो हमें डेली कंजम्पशन में होते हैं, जैसे जो जिनके हैबिचुअल होते हैं लाइक सिगरेट, लिकर, जो हैबिचुअल होते हैं वो भी बहुत लेके रख लेते हैं, होल्ड करके रख लेते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ सॉरी, हैबिचुअल में नहीं होगा, राइट, हैबिचुअल में नहीं होगा, राइट, वो परफेक्टली इलास्टिक में आ जाएगा। हाँ, लेकिन बेसिक फूडिंग वाले जितने भी जो बेसिक नेसेसिटी वाले होते हैं उनमें तो इनफाइनाइट चेंजेस आ जाएंगे। ये आ गया। नहीं, क्यों? नहीं, क्यों? चावल अगर मान लो महंगा हुआ तो हम क्या स्विच नहीं कर सकते दूसरे चावल पे? मतलब वेराइटीज ऑफ आइटम्स होते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक 100 रुपये किलो वाला चावल आ रहा है, लेकिन अगर 100 रुपये किलो वाला चावल 50 रुपये का हो जाएगा। अरे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ वो 100 रुपये का 90 रुपये का भी हो जाएगा। क्यों लोग स्विच नहीं कर देंगे दूसरे आटे पे? नहीं, वो प्रपोर्शन पे होता है। अगर मान लो कोई भी चावल 100, एक सेकेंड, अगर कोई भी चावल मान लो 100 रुपये का है, ठीक, उसमें उस 100 रुपये के हिसाब से अगर हम 10 रुपये बढ़ाते हैं तो कितने % चेंज आएगा? 10%। हाँ, और 10 रुपये बढ़ गए, 10 रुपये कम हो गए, सॉरी, कितने % का चेंज आया मैं पूछ रही हूँ। अगर 10 रुपये का चावल 10 रुपये से घट गया, 10 रुपये कितना % चेंज हुआ 10 रुपये का? तो 90% कैसे बोला? अच्छा, मुझे 90% समझ में आया, 10% हुआ।
तो अब इस आइटम में 10% नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो अब उस हिसाब से वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो कितना नेग्लिजिबल माना जाएगा, कितना नेग्लिजिबल नहीं माना जाएगा। उस हिसाब से अगर वो 90 रुपये का हो गया, अब 90 रुपये का चावल बहुत लोग खरीद के रख लेंगे, क्योंकि ऐसे बेसिक फूड आइटम्स क्या होते हैं उनमें चेंज जल्दी नहीं आते हैं। लेकिन अगर वो 10 रुपये सस्ता हो गया तो एक तरीके से काफ़ी फिगर फॉल कर गई है, दे विल स्टार्ट परचेजिंग इट, मतलब नेग्लिजिबल चेंज आ गया। ठीक है, हमें 10 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर हम वही 1000 किलो चावल लेके रख लेंगे, जैसे गेहूं होता है जो होलसेल मार्केट में होता है, उसमें क्या 1 ही 2 रुपये का फ़र्क तो पड़ता है। अगर ऐसे सपोज करो ये पेन 10 रुपये का रिटेल मार्केट में मिल रहा है, ठीक, और मुझे ऐसे 1000 पेन चाहिए, मैं होलसेल मार्केट में गई, मैंने 9 रुपये का मुझे पेन मिल रहा है, तो मैं मेरे लिए ठीक है वो 1 रुपये का नेग्लिजिबल चेंज है, ना के बराबर है। लेकिन मुझे बल्क में लेना है तो वो 1 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। अगर एक पेन लेना होता तब तो 10 रुपये का है चाहे 9 रुपये का है, मुझे इतना मैटर नहीं करेगा। बट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी और डिपेंड्स अपॉन द आइटम की उसमें कितना % चेंज हुआ है, उसकी वजह से वो इनफाइनाइट चेंज ले लिया जाएगा। हाँ बताओ देवांश, हो गया सॉल्व आउट? रिलेटिव इलास्टिक तो अलग चीज़ हो गई, मतलब वो तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई, वो क्रॉस इलास्टिसिटी पे आ जाएगा। रिलेटिव प्राइस हमने क्या डिस्कस करा था? हाँ नहीं, एक बार बता दूँ, रिलेटिव प्राइस क्या होता है? जब एक प्राइस किसी दूसरे की वजह से डिपेंडेंट होती है, जो इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से जो होता है। अभी इसमें रिलेटिव का कोई मतलब नहीं है, रिलेटिवली इलास्टिक अभी बाद में आएगा, वो हाईली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक कुछ नहीं होता, रिलेटिवली हाई इलास्टिक होता है या रिलेटिवली लेस इलास्टिक, उसमें कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट चेंज। इनफाइनाइट चेंज का मतलब हो गया वी आर नॉट एबल टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनफाइनाइट जब तुम कोई भी मैथ्स में फिगर लिखते हो टू द वैल्यू ऑफ n लिखते हो मैथ्स में, ये n नंबर ऑफ गुड्स, दैट मीन्स हमारे पास काउंटलेस है, वो हम उसको काउंट नहीं कर पा रहे। बट जो हाईली इलास्टिक और लेस इलास्टिक होता है उसमें हम प्राइस की भी वैल्यू निकालते हैं, डिमांड की भी निकालते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं। वो एक एग्जाम मतलब वो, हाँ वो फॉल कर सकता है। हाँ वी कैन मेजर कि पहली प्राइस क्या थी, बाद की प्राइस क्या थी, पहली डिमांड क्या थी, बाद की डिमांड क्या थी, इसका वो उस कैटेगरी में फॉल कर सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पर डिमांड को मेजर नहीं कर पाएंगे देन वो परफेक्टली इलास्टिक की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा वो। ठीक, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई परफेक्टली इलास्टिक कि प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज था, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में इनफाइनाइट चेंज हो गया। ये पहली कैटेगरी हो गई। हमारा ग्राफ क्या था, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इनफाइनाइट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और हमारा सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इन्फिनिटी की साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, सेकेंड कैटेगरी होती है परफेक्टली इनइलास्टिक। नेग्लिजिबल चेंज नहीं, नो चेंज, प्राइस में चेंज होगा बट उसकी वजह से डिमांड में एकदम 1% का चेंज नहीं होगा। नेग्लिजिबल चेंज वाला फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही नहीं चेंज। तो परफेक्टली इनइलास्टिक व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस बट देयर इज नो चेंज इन द डिमांड। इन केस में जो हैबिचुअल गुड्स होते हैं लाइक अल्कोहलिक या जो स्मोकर्स होते हैं उनकी कैटेगरी फॉल करती है। अब जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद एंड ऑफ द मार्च में लिकर शॉप्स खुल गई थी, टैक्स बहुत लगा, प्राइसेस बहुत हाई थे, बट स्टिल जो उस चीज़ के लिए एडिक्टेड है, ड्रग्स हो गए या मेडिसिन हो गई, जो बीपी की दवा लेता है या जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव कितनी भी दवा जितने भी दाम की है दैट पर्सन विल बाय दैट मेडिसिन। वो एग्जाम्पल हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक का। इसमें हमारा कर्व जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इट इज वर्टिकल लाइन और इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, देयर इज नो चेंज इन द डिमांड। प्राइस कहीं, हाँ प्राइस चेंज हो रहा है बट डिमांड में, प्राइस वहाँ भी चेंज था, यहाँ पे भी प्राइस में चेंज था, लेकिन डिमांड में कोई चेंज, डिमांड में चेंज बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे भी प्राइस में चेंज है। देखो प्राइस इलास्टिसिटी में हर केस में प्राइस में चेंज होगा ही होगा, क्योंकि अगर प्राइस में चेंज नहीं होगा तो डिमांड में कैसे चेंज आएगा। अगर प्राइस तुम स्टिल रख दोगे तो डिमांड भी तो स्टिल रहेगी हमारी। बट इसलिए दोनों ही केसेस में प्राइस विल चेंज,
हमें क्या देखना है, डिमांड कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो पहले वाले केस में डिमांड ने बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करा, बहुत चेंज होती गई तो वो इनफाइनाइट स्टेज पे पहुंच गई। सेकंड केस में डिमांड बिल्कुल कुछ नहीं हुई, वो कांस्टेंट रही। वो बोली प्राइस में जितना चेंज होना है हो जाए, बट डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। तो प्राइस हर जगह चेंज होगा, डिमांड का बिहेवियर स्टडी करना है। वहाँ पे इनफाइनाइट केस था, यहाँ पे जीरो का केस आ गया। ये दो कैटेगरीज हो गई। थर्ड कैटेगरी है जिसको देवांश बोल रहा था, रिलेटिवली लेस इलास्टिक और वी कैन से इन इलास्टिक। ठीक है, इन इलास्टिक का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो रही है। इस केस में होता है प्राइस विल चेंज, डिमांड विल ऑल्सो चेंज। ये तो हमने इलास्टिसिटी का रूल पढ़ लिया है कि अगर प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में भी चेंज होगा। ये तो सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रूल है। बट कितना चेंज होगा, इस केस में प्राइस कंपैरिजन करेंगे। द चेंज इन द प्राइस इज मोर एज कंपेयर टू द चेंज इन द डिमांड। एंड प्राइस नहीं बोलते, प्रोपोर्शनेट चेंज, परसेंटेज निकालते हैं। ऐसा नहीं कि 2 रुपये ले लिया कि 2 रुपये की प्राइस थी तो 10 कमोडिटीज थी, फिर 3 रुपये की प्राइस हो गई तो 8 हो गई। प्राइस से नहीं लेंगे, द प्रोपोर्शनेट चेंज, दैट मीन्स द परसेंटेज कितना चेंज हुआ है। 2 रुपये से 3 रुपये हो गई और 10 से 8 हो गई, तो प्रोपोर्शनेट चेंज लिया जाएगा। सो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज मोर दैन एज कंपेयर टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड। प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज कर सकते हो या परसेंटेज वर्ड यूज कर सकते हो, बट एग्जैक्ट चेंज इन प्राइस इज मोर दैन चेंज इन डिमांड वाला वर्ड यूज नहीं कर सकते, प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज करना होगा। हाँ आएगा, मतलब एक्सेप्शनल नहीं है, उसका बिहेवियर है ये कि प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड ने क्या बिहेवियर शो करा अपना। प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स कि किसी भी एक फैक्टर में चेंज आएगा, और प्राइस इलास्टिसिटी बोलता है कि हम प्राइस में चेंज करेंगे तो उसकी वजह से डिमांड क्या रिएक्ट करेगा। अगर मौसम बदला तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा। तो उसने दिखाया ना बिहेवियर कि वो उसने बोला मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं स्टिफ रहूंगा। पहले केस में उसने बोला मैं इनफाइनाइट चेंज कर दूंगा। सेकंड स्टेज में बोला ठीक है प्राइस को जितना चेंज होना है हो जाए बट मैं चेंज नहीं होऊंगा। थर्ड केस में उसने बोला ठीक है प्राइस चेंज हो रहा है मैं भी चेंज हो जाऊंगा, लेकिन जितना प्राइस चेंज कर रहा है उतना चेंज मैं नहीं होऊंगा। अगर सपोज करो प्राइस में चेंज 25% है और डिमांड में चेंज 10% है, तो ये इनइलास्टिक का केस है। इनइलास्टिक का मतलब हो गया कि प्राइस में बहुत चेंज हो गया लेकिन लोगों ने उस हिसाब से अपनी डिमांड में चेंज नहीं करा। दैट मीन्स हायर प्राइस में भी वो कमोडिटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या लोअर प्राइस में भी वो उतनी ही डिमांड ले रहे हैं, ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। इनइलास्टिक कुड बी प्राइस हाई हो जाए चाहे लो हो जाए, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्राइस हाई में होगी या सिर्फ प्राइस लो में होगी। वो तो सिंपली कह रहा भाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर दैन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। चाहे प्राइस हाई हो चाहे लो हो, लोगों ने अपनी डिमांड को चेंज नहीं करा, लोग उतने। हाँ एफएमसीजी गुड्स आ सकते हैं इसमें, एफएमसीजी हो गया जिनके लिए लोग हैबिचुअल हो गए वो गुड्स आ जाएंगे। जो बेसिक गुड्स या जो नॉर्मल गुड्स होते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। ठीक, इसका ग्राफ होता है कैसा होगा, इट विल बी फ्लैटर और इट विल बी स्टीपर। स्टीपर का मतलब क्या होता है पहले मुझे बताओ। चिराग से कह रहा है स्टीपर का मतलब होता है फैली हुई कोई चीज, बट इसमें फैला हुआ नहीं होगा, इसमें फ्लैटर स्ट्रेट होगा। ये डिमांड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी। एग्जैक्टली कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस में चेंज बहुत ज्यादा हुआ बट एज कंपेयर टू द चेंज इन प्राइस डिमांड में चेंज कम हुआ, तो इस वजह से ये फ्लैटर में कैटेगरी में फॉल करेगा। एंड ईपी क्या हो जाएगा इसका, लेस दैन 1, मतलब जो चेंज होगा इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी वैल्यू फॉल करेगी 0 से ज़्यादा बट 1 से कम, लाइक 0.2, 0.3, 0.99 कुछ भी। 0 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी बट 1 से कम। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड खाली कोई कुछ नहीं होता, हम इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज हो गई।
परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक या खाली इनइलास्टिक भी बोलते हैं उसको। अब आते हैं फोर्थ कैटेगरी में, इसका उल्टा हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक भी बोल सकते हैं या हाईली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। इलास्टिक इनइलास्टिक तो पढ़ लिया ना हमने, परफेक्टली इलास्टिक तो हो गया, परफेक्टली इलास्टिक तो सबसे पहला था। देखो देखो रिलेटिवली इनइलास्टिक था। इनइलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस में चेंज होगा बट डिमांड में उतना चेंज नहीं होगा। प्राइस विल ऑल्सो चेंज एंड डिमांड विल ऑल्सो चेंज, लेकिन जो प्राइस में जितना भी चेंज होगा, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल ऑलवेज बी मोर दैन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, इस केस में मैंने अज्यूम करा कि भाई प्राइस में 25% से चेंज, परसेंटेज निकाल लोगे ना, नया पुराना माइनस करके अपॉन दी ओल्ड वन इंटू 100% परसेंटेज निकालते हैं, वैसे परसेंटेज मैंने निकाला तो 25% आ गया, और डिमांड का मैंने निकाला तो 10% आ गया। फिर मैंने देखा अच्छा प्राइस में चेंज ज़्यादा हो गया परसेंटेज में बट डिमांड में कम हुआ, दैट मीन्स इट अ क्लियर केस ऑफ इनइलास्टिक। इसका मतलब हुआ कि प्राइजेस बढ़ी थी या घटी थी, लेकिन लोगों ने प्राइजेस घटने की वजह से या बढ़ने की वजह से अपनी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं लेकर आए, वो उतनी ऑलमोस्ट उतनी ही ले रहे हैं। कुछ तो चेंज हुआ ही ना, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल कांस्टेंट रहे। 10% चेंज हुआ, भाई हो सकता है एक की जगह 2 कमोडिटी लेने लग गए हो या 2 की जगह 1 लेने लग गए हो, तो 10% चेंज होया। तो इनइलास्टिक में वही होता है कि प्राइस में चेंज होता है ज़्यादा बट डिमांड में कम चेंज होता है। ठीक, और ग्राफ समझ में आ गया कि इलास्टिस प्राइस इलास्टिसिटी, हाँ लेस दैन 1 मतलब मोर दैन 0 एंड लेस दैन 1, नेगेटिव में नहीं जाएगी वैल्यू। इलास्टिसिटी कुड नॉट बी नेगेटिव क्योंकि 0 हमारा सबसे 0 यहाँ पर था, 0 से नीचे कुछ नहीं जा सकता है। इन केस ऑफ डिमांड इट कुड नेवर बी लेस दैन 0, 0 हो जाएगा या मोर दैन 0 फिर चलता चला जाएगा, लेस दैन 0 नहीं होगा। तो इन केस ऑफ इनइलास्टिक 0 और 1 के बीच में लाई करेगी वैल्यू। ठीक, अब फोर्थ कैटेगरी इसकी ऑपोजिट है, परफेक्टली रिलेटिवली इलास्टिक और हाईली इलास्टिक जिसको हम बोल सकते हैं या सिर्फ इलास्टिक भी बोल सकते हैं इसको। इसमें प्राइस में भी चेंज होगा, डिमांड में भी चेंज होगा, बट इसका वाइसी वर्सा। अब डिमांड में चेंज ज़्यादा हो जाएगा, प्राइस में कम हो जाएगा। मतलब डिमांड में मैं यहाँ पे कर दूंगी 25% चेंज हो गया और प्राइस में मैंने अज्यूम कर लिया 10% चेंज हो गया, बस उसका रेसिप्रोकल होता है। इनइलास्टिक का एकदम रेसिप्रोकल सिचुएशन आती है। डिमांड एग्जैक्टली इसका जो ग्राफ हो जाएगा अब उसका उल्टा हो जाएगा, उसमें टुवर्ड्स द प्राइस ज़्यादा हाइट थी और क्वांटिटी में कम था, फ्लैटर वो था, अब ये स्टीपर हो जाएगा, दिस विल बी स्टीपर, स्लोप अब यहाँ पे आएगा ना, अब ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस में देखो चेंज है बट एज कंपेयर टू द क्वांटिटी प्राइस में चेंज कम हो जाएगा। ठीक, अब इसका ईपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 1, मतलब 0 वाली बात खत्म हो गई। इनइलास्टिक में क्या था, 0 से 1 तक रिस्ट्रिक्शन था, अब यहाँ पे आ जाएगा इट विल बी मोर दैन 1। हाँ, ये स्टीपर कहलाएगा, स्लोप ऐसे आएगा ना, फ्लैटर ऐसे होता है चिराग। अरे दिस इज स्टीपर चिराग, एक बार और चेक कर लेना, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक बार चेक कर लेना, मैं भी एक बार चेक कर लूंगी गूगल में, बाद में देख लेना। ठीक है, एक बार अभी पढ़ लो फिर देख लेना। चलो 4 कैटेगरीज हो गई। पहली कैटेगरी थी भाई जहां पे प्राइस में चेंज था बट डिमांड में इनइलास्टिक चेंज था, प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज था, दैट वाज परफेक्टली इलास्टिक। इनइलास्टिक में हो गया कि भाई प्राइस में चेंज हुआ बट डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हुआ। इनइलास्टिक या रिलेटिवली लेस इलास्टिक में हुआ कि प्राइस में चेंज ज़्यादा हो गया, डिमांड में चेंज कम हुआ। इलास्टिक में हो गया कि प्राइस में चेंज कम हुआ एंड डिमांड में चेंज ज़्यादा हो गया। अभी तक जितने भी सिनेरियो पढ़े उसमें कम ज़्यादा था। अब एक सिचुएशन आती है जब जहाँ पे इक्वल चेंजेस आ सकते हैं, इक्वल भी तो हो सकता है, वो हमारी लास्ट कैटेगरी है। इसको यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक भी बोलते हैं, यूनिटरी भी बोलते हैं या यूनिट भी बोलते हैं। यूनिट का मतलब होता है 1, जहाँ पे प्राइस में भी चेंज होगा, डिमांड में भी चेंज होगा बट देयर विल बी एन इक्वल चेंज। मतलब अगर प्राइस में 25% से चेंज हुआ है
तो डिमांड में भी 25% से ही चेंज होगा। ठीक, इसका ग्राफ जो होता है सिंपल, मतलब इक्वल चेंज, थोड़ा सा टेढ़ा बना है मेरा, बट ये चेंज और ये चेंज इक्वल होगा। अगर प्राइस 2 में फॉल कर रही है तो क्वांटिटी भी 2 में ही फॉल करेगी, एंड इट विल बी, ईपी विल बी इक्वल टू 1। ठीक, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। क्या होता है साइंस वालों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? रवि, रवि, अरे साइंस के हो यार, पीसीएम पढ़ी हुई है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लैंग्वेज में हो सकता है, हाँ, लेकिन नाम तो सुना ही होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे थोड़ा, तुम्हें तो हर बात का एक्सक्यूज है। कन्हैया, हम्म, 90 डिग्री का एंगल क्यों फ्रेम होता है? हमने भी 12th में कॉमर्स मैथ्स ली थी, हमें पता है इतना। आई वॉज मैथ साइड। क्यों इक्वल हो रहा है? फिर मैंने सीएस क्यों करी? अरे मैंने बताया तो गलत बन गया भाई, उसको आप मेजर थोड़ा करेंगे बैठ गया, समझ जाओ बस। हाँ, 90 डिग्री का एंगल भी क्यों फ्रेम होता है? 90 डिग्री का एंगल ऐसे कैसे हर एक ग्राफ में होगा? क्यों बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनेगा? क्यों होता है? 90 डिग्री अगर बनता है क्यों बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनता है? हे भगवान, इससे अच्छा तो कॉमर्स वाले बच्चे बता लेते थे, तुम लोग साइंस वाले नहीं बता पा रहे हो। एक और लॉजिकल रीजनिंग है, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी स्क्वायर्स होते हैं दे हैव द इक्वल एरिया। क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, तो तुम्हें एरिया वर्ड नहीं यूज करा था जब तक मैं सुन पाई, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उनका जो एरिया होता है दैट इज इक्वल, जिसकी वजह से इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। कुछ जगह पे, कुछ बुक्स पे ऐसे भी डिपेक्टेड है ग्राफ, मतलब यूं करके, यूं। ठीक है, तो वही बात सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। बस हमेशा याद रखना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है इसके अंदर के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका एरिया हमेशा इक्वल रहता है, जिसकी वजह से द प्राइस इज इक्वल टू द डिमांड। ठीक, तो ये 5 कैटेगरीज हो गई हैं। पहले प्राइस इलास्टिसिटी क्या था? नहीं, पहले इलास्टिसिटी क्या था कि अगर किसी भी एक फैक्टर में चेंज हुआ उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो 3 कैटेगरी हमें पढ़ना है, प्राइस, क्रॉस एंड इनकम। आज हमने प्राइस पढ़ लिया। प्राइस ने बोला कि अगर प्राइस में चेंज हुआ तो उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। फिर प्राइस की 5 कैटेगरीज आ गई। परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस में चेंज हुआ डिमांड में इनफाइनाइट चेंज। परफेक्टली इनइलास्टिक, प्राइस में चेंज हुआ डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ। इनइलास्टिक, प्राइस में चेंज ज़्यादा हुआ डिमांड में चेंज कम हुआ। इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक, डिमांड में चेंज ज़्यादा हो गया, प्राइस में चेंज कम हुआ। यूनिट, दोनों में इक्वल चेंज हो गया। एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका ग्राफ होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया एकदम? हाँ हाँ, पूछो। अरे जब हम लोग कैलकुलेट, अभी जब वर्किंग करोगे ना, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वैल्यू जब निकलती है तो इन केस ऑफ इनइलास्टिक इट शुड बी लेस देन 1। जब तुम कैलकुलेशन करोगे ना, इससे परसेंटेज निकालते हैं वैल्यू, इसमें परसेंटेज नहीं निकलेगा, इसमें एक पॉइंट में डेसिमल्स में वैल्यू निकलती है। तो अगर वो 0.3 आई, 0.2 आई तो इट विल रिप्रेजेंट इनइलास्टिक, क्योंकि वो वैल्यू लेस देन 1 है। अगर वो 1.3 आ गई, 2 आ गई, 5 आ गई, इट रिप्रेजेंट्स कि इलास्टिक है, कि मतलब प्राइस में चेंज हो रहा है तो लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है उसकी वजह से। हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हाँ, इलास्टिक है कि मतलब वो ये पूछेंगे वेदर इट्स इलास्टिक और इनइलास्टिक या नन ऑफ द अबव या बोथ ऑफ द अबव, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। उसकी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू निकलती है, और अगर कैलकुलेशन करने के बाद 1 निकलता है तो इट इज़ यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, और अगर 0 निकलता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। और अगर वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं हो पा रही, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आते हैं कांट डिटरमाइन द वैल्यू करके, तो दैट विल बी परफेक्टली इलास्टिक, की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है।
वो जब कैलकुलेशन करोगे ना, इसके अभी तो थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स जब थ्योरेटिकल कवर हो जाएगा तब मैं कराऊंगी न्यूमेरिकल्स इसके, तब और क्लियर आएगा। थ्योरी समझ में आ गई ना? मैं अभी ये नहीं करा रही हूँ तुम लोगों को आर्क इलास्टिसिटी एंड ऑल, पहले इलास्टिसिटी कवर कर लूँगी, उसके बाद में मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन कराऊंगी। सो वी हैव कंप्लीटेड द प्राइस इलास्टिसिटी। चलो लिखवा दे रहे हैं नोट्स, वैसे भी अब टाइम कम है। इनकम इलास्टिसिटी नहीं शुरू कर रही हूँ, प्राइस का पहले लिख लो। अभी तो तुम लोग को बहुत नोट्स लिखने हैं। रिहा फॉर नेगेटिव स्लोप वाला लिखवाया था ना बस। हाँ, अब हेडिंग लिखो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हेडिंग एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। पहला पॉइंट लिखो गिफिन गुड्स। तुम लोग के ना मॉड्यूल में नाम गिवन है गिफिन का, और उन्होंने वो जो ब्रेड एंड बटर का कौन सा एक डेरिवेशन करा था, जिसके बाद उन्होंने बताया था कि हाँ जो भी था ब्रेड कुछ था, उन्होंने देखा था कि वो हाईली इंफीरियर गुड्स हैं अपने विलेज में डिस्ट्रीब्यूट करके। हाँ, सो रीड दैट थ्योरी कि वो कैसे उन्होंने डिराइव करा, नाम इनका गिफिन का पूरा नाम रट लेना। हाँ, आर दोज इंफीरियर गुड्स, डिस्क्रिप्शन है, आर दोज इंफीरियर गुड्स for which demand curve is upward sloping, for which demand curve is upward sloping, and the quantity demanded will increase with increase in price। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी दे विल, ये लोग फिर गिफिन नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गिफिन गुड्स, फिर तो वो नॉर्मल आएंगे और फिर नॉर्मल से सुपीरियर की कैटेगरी में हो जाएंगे। तो अगर नॉर्मल आ गया तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती जाएगी, और सुपीरियर हो गया तो और डिमांड बढ़ती जाएगी। डिमांड विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्राइस। ठीक, तो फिर इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाएगा। हाँ, फिर आया वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स आर परचेज्ड ओनली by a few rich people, by a few rich people to feel superior to the rest. Then third is snob effect. Snob. नहीं, ऐसा नहीं। जो बुक में जिनका नाम है उन्हीं का नाम बस तुम्हें मेमोराइज करना है। पीपल परचेस्ड, डिस्क्रिप्शन है, पीपल परचेस्ड दीज कमोडिटीज, people purchased these commodities due to their high price, due to their high price. Next है consumer ignorance. Next point है the fourth point. हाई प्राइस। हाँ,
नहीं नहीं नहीं, स्नॉब में हाई आएगा, वेबलिन में आएगा कि भाई कॉमन ना हो जाए हमारे में, तब हाँ। लेकिन जब प्राइसेस महंगा हम लेते हैं कि हाई प्राइस, अब मेरा स्टेटस रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो स्नॉब इफेक्ट हो जाएगा। और जब लोग कॉमन नहीं है कि भाई अब ये चीज़ तो कॉमन हो चुकी है, आई विल नॉट परचेज, वो डिमॉन्स्ट्रेशन तो देख के आता है। वेबलिन में आ जाएगा भाई सबके पास ही हो गया, मैं भी वो ले लूँगा, तो मैं तो कॉमन गुड्स में आ जाऊँगा। अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए वो वेबलिन में आ जाएगा। जब देखा देखी में लेते हैं, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये एक ही इफेक्ट की ना 3 सब कैटेगरीज हैं, है ना, अलग अलग 3 कैटेगरीज है। बट बात वही है कि स्टेटस रिप्रेजेंट करना है, स्टेटस रिप्रेजेंट करना है, एंड कॉमन हमारा नहीं होना चाहिए, और हम देखा देखी में ले रहे हैं। उसी बात को अलग अलग वर्ड्स में बोला गया है, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगी तब हम ले लेंगे। कंज्यूमर इग्नोरेंस, हाई प्राइस्ड कमोडिटी इज बेटर। पापा क्लास में हूँ, निकल के करती हूँ कॉल। हाई प्राइस्ड कमोडिटी इज बेटर इन क्वालिटी, इज बेटर in quality than a low priced commodity, than a low priced commodity। ये assumption है ना कि सस्ता माल होगा तो खराब होगा, महंगा माल होगा तो अच्छा होगा, तो that is consumer ignorance। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मूवमेंट along the demand curve। हाँ, इसमें सिर्फ 4 है। मूवमेंट along द डिमांड कर्व, ये वही है सूफियान जो हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये हेडिंग लिख लो, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शंस खत्म हो गए, एक्सेप्शंस के सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। मैं तुम्हारा नाम भूल गई जो रवि के बगल में है। हाँ, रवि के बगल में तुम हो, हिमांशु, नाम भूल गई थी। हिमांशु समझ में आ रहा है? तुम्हारी 2nd या 3rd क्लास ही है ना मेरी? 2nd समझ में आ रहा है? शिशिर, शिरीष, शिरीष आ रहा है समझ में? शिशिर नाम है? नहीं, शिरीष सही तो बोला बाद में, ठीक है। करें सुफिया, लिखे। इसमें लिखो, प्राइस चेंजेस, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। Price changes, other factor remains constant। इसकी फर्स्ट स्टेज लिखो, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, इंक्रीज इन डिमांड, increase in demand due to fall in price, increase in demand due to fall in price, ठीक। इसका ग्राफ बना लो, इसका क्या होगा, कौन सा मूवमेंट होगा? राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, खुशी? हाँ, डाउनवर्ड मूवमेंट, सही कह रहा, डाउनवर्ड। ऐसे बॉक्स बना लो, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंशन। देखो सूफियान, जब प्राइस कम थी तो वी वर हैविंग मोर डिमांड, भाई प्राइस 1 2 3 4 10 20 30 40, ठीक है। जब 1 रुपये प्राइस थी हम 40 कमोडिटी ले रहे थे, जब 2 हुई तो हम 30 लेने लग गए, 3 में 20 और 4 में 10। तो क्या हुआ, जब प्राइस कम थी, सबसे ज़्यादा डिमांड कम थी, सॉरी ज़्यादा थी, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी डिमांड एक्सपैंड हो रही है। सो दिस इज एक्सपेंशन मूवमेंट। प्राइस कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो एक्सपैंड होते जा रहे हैं, और हम नीचे जाएंगे और हमारी डिमांड एक्सपैंड हो जाएगी। तो जैसे जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट, तो हमारा एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ बना लो। फिर नेक्स्ट स्टेज लिखना, कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, बना लो। एक्सपेंशन को कुछ जगह एक्सटेंशन भी बोला गया है।
एक्सपेंशन ऑब्लिक एक्सटेंशन कर लो, कुछ जगह एक्सपेंशन को एक्सटेंशन वर्ड भी यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन केस का उल्टा लिख लो, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। हाँ एक्सटेंशन बोला, एक्सपेंशन ऑब्लिक एक्सटेंशन। हाँ इसी का उल्टा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। हाँ राइस इन प्राइस, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू राइस इन प्राइस। उल्टा हो गया, जब पैसे बढ़ गए तो डिमांड फॉल कर गई कॉन्ट्रैक्शन में। इसका यही ग्राफ में देख लो, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही, डिमांड फॉल होती जा रही ना। जब एक में थे तो 40 था, 2 हो गए तो 30 हो गया, 3 हो गए तो 20 हो गया, 4 हो गए तो 10 हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर गए तो डिमांड कम होती गई, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। तो जब नीचे जाएंगे दैट इज एक्सपेंशन, और जब ऊपर जाएंगे दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। तो मूवमेंट में 2 चीज़ होती हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। हाँ मतलब मैंने एक में बना दिया, तुम इसका अलग भी कर सकते हो। ग्राफ सेम रहेगा बट एरो डिफरेंट हो जाएगा, बस ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। किसको? नहीं, कॉन्ट्रैक्शन को बस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नीचे की तरफ एक्सपेंशन कर दो, ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मैंने करा हुआ है ना। देखो इसमें नीचे मैंने एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करा, ऊपर कॉन्ट्रैक्शन। हाँ लिखा। फिर दिख रहा है सुफियान इज राइटिंग। रवि तुम हिंदी में पढ़ रहे हो बुक, इंग्लिश में नोट्स मैच कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? पेपर फिर कैसे दोगे? मतलब टॉपर्स में तो इंग्लिश में ही होगा ना, आई थिंक हिंदी में भी होगा, पता नहीं, मुझे पूछ लेना सर से एक बार। नहीं, क्या हिंदी में नहीं है? तो मॉड्यूल में तो क्वेश्चंस हिंदी में है ना, और मॉक टेस्ट ICAI की साइट पे भी हिंदी में भी होते हैं, आई थिंक होते हैं ना, देख लिए? हाँ तो वो करते रहना। कहाँ? ICAI की साइट पे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइट पे मॉक टेस्ट होते हैं, बट मॉक टेस्ट पूरे सिलेबस के आई थिंक होते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं अवेलेबल होंगे। हाँ चैप्टर वाइज नहीं, क्यों नहीं होंगे? सबके मॉक टेस्ट हैं, सबके मॉक टेस्ट हैं, बट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं है कोई भी, पूरे कंटेंट के हैं मॉक टेस्ट। पूरा पेपर है, पूरा सिलेबस कवर्ड है उसमें, इंक्लूडिंग योर BCK। हाँ इंक्लूडिंग योर BCK। नेक्स्ट लिखो हेडिंग शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हाँ इसमें हेडिंग लिख लेना अदर फैक्टर्स चेंजेस और प्राइस रिमेन कांस्टेंट। हाँ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिस्क्रिप्शन है कि इसमें प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स चेंज। फिर इसका फर्स्ट टाइप है इंक्रीज। इसमें इंक्रीजमेंट लिखो, डिस्क्रिप्शन फेवरेबल चेंजेस, डिमांड इंक्रीज। फेवरेबल चेंजेस, फेवरेबल कुछ भी हो सकता है, जैसे टैक्स सस्ता हो गया, सब्सिडी ज़्यादा मिल गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पॉजिटिव हो गया। तो अगर प्राइस के अलावा किसी में भी कोई भी चेंज हुआ, अदर दैन प्राइस, किसी भी फैक्टर में, डिमांड चेंज हो जाएगी हमारी। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकते हैं। हाँ कोई भी फैक्टर होगा अदर दैन प्राइस।
प्राइस के अलावा कुछ भी। अब बारिश का मौसम था, छाता बेच रहे थे, बारिश बहुत तेज हो गई, तो कुछ भी हो सकता, कोई भी वेदर चेंज हमारे भी पॉजिटिव हुआ, उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसमें अब हमने क्या अज्यूम करा था, द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो सूफियान से ग्राफ देखो, फेवरेबल चेंजेस, डिमांड इंक्रीज, प्राइस। हर जगह वाई एक्सिस में प्राइस होती है इन केस ऑफ डिमांड, और हर जगह नीचे क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी। इन केस ऑफ सप्लाई नीचे आ जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड और ऊपर प्राइस आ जाएगी वाई एक्सिस में। वही बता रही हूँ, वही तो देखो सुफियान, देखो ऐसा ग्राफ, इसमें क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होती है, ठीक है। पहले सपोज करो इसी प्राइस में मैं एक क्वांटिटी ले रही थी, बारिश बहुत हो गई, मैं छाता बेच रही थी, फेवरेबल चेंज हुआ, मैंने प्राइस में कोई चेंज नहीं करा, बट स्टिल पीपल स्टार्ट परचेजिंग 2 क्वांटिटी। तो इस ग्राफ में क्या होता है, हम प्राइस से चेंज नहीं करते हैं, हम क्वांटिटी रिफ्लेक्ट करते हैं सिर्फ, क्योंकि जो डिमांड का ग्राफ होता है इसमें सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिफ्लेक्शन होता है, अदर फैक्टर्स कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारी डिमांड क्या हो गई, पहले एक ले रहे थे, अब 2 लेने लग गए, तो हमारी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो गई, राइट वर्ड, हमारी डिमांड शिफ्ट हो गई। 2 रुपये कुछ नहीं, प्राइस वही रही, 2 रुपये पहले भी था, पहले 2 रुपये थी, हम एक छाता ले रहे थे, बारिश हो गई तो 2 रुपये में हम 2 छाता लेने लग गए, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, बारिश की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो ये तो फिर कॉन्ट्रस्ट में आ जाएंगे, लेफ्ट में आ जाएंगे फिर हम, तो ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज। सेकेंड है हमारा डिक्रीज, अनफेवरेबल चेंजेस, डिमांड डिक्रीज। इसको कहीं कहीं ऐसे भी रिफ्लेक्ट करा गया है यूं करके कि दिस इज वन डिमांड कर्व एंड दिस इज अनदर डिमांड कर्व। वो मैंने मॉड्यूल में देखा नहीं कैसे रिफ्लेक्ट करा हुआ है, लेकिन बात वही है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नहीं उल्टा बनाया, यूं बनेगा, ये सप्लाई का बना दिया मैंने। हाँ ठीक है, अब डिक्रीज में लिख लो, अनफेवरेबल चेंजेस, डिमांड डिक्रीजेस। अनफेवरेबल वही, जैसे पहले छाता बहुत बिक रहा था, बारिश हो रही थी, बारिश बंद हो गई, छाता बिकना बंद हो गया। इसका ग्राफ सेम रहेगा, प्राइस अभी भी मेरी 2 रुपये है, ये मेरी प्राइस है, क्वांटिटी है, पहले मैं 2 ले रही थी, तो जैसे ही पानी बंद हो गया मैं 1 पे आ गई, तो मेरा अब क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, उसमें राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, उसमें डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट्स हो गए। आज यहीं पे रोक रही हूँ बस। हाँ हाँ पूछो। लेकिन बुक में वेबल लिखा है कि प्राइस हाई होती है तब परचेज करते हो, और आपने स्नॉब में लिखा है कि मतलब तुम्हारा वाइसी वर्सा हो गया ये। नहीं मैं एक बार चेक कर लूँगी, मैं इसलिए कह रही हूँ। स्नॉब में तुम कह रहे हो कि मैंने लिखवाया हाई प्राइस्ड और मॉड्यूल में वेबलिन दिया हुआ है, वही कह रहे ना, मतलब उल्टा हो गया वेबलिन और स्नॉब। एक बार मैं चेक कर लूँगी फिर मॉड्यूल उसमें मैं अपनी जो रेफरेंस बुक यूज़ करती हूँ फ्रैंकलिन की, मैं एक बार उससे चेक कर लूँगी, फिर मैं एक बार क्लियर कर दूँगी। आई विल नॉट गो विद मॉड्यूल, मैं अपनी एक बार रेफरेंस बुक से चेक कर लूँगी कि ऐसा तो नहीं मैंने ही गलत लिखवाया हो या मॉड्यूल में कुछ गलत लिखा हो। आई विल चेक इट और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेक्ट कर दूँगी। समझ गया ना चिराग मैं क्या कह रही हूँ? आई विल नॉट गो विद द मॉड्यूल, मैं जिस रेफरेंस से मैं पढ़ती हूँ मैं उस रेफरेंस से एक बार चेक कर लूँगी और मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गई, ठीक है? हाँ हाँ नहीं, फाउंडेशन लेवल में मेरे सब्जेक्ट में तुम लोग मॉड्यूल पे ही स्टिक रहो, और बाकी तुम लोग को टॉपर्स की बुक मिली हुई है, टॉपर्स की बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस लगाओ, और बाकी जो डेली चेंजेस हो रहे हैं ना थोड़ा सा मतलब वो पूछ लेते हैं चेंजेस के बारे में, जो करंट अफेयर्स कह सकते हो रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स।
पूछ लेते हैं, जैसे बैंक वगैरह को रेट को लेके पूछ सकते हैं कि बैंक रेट क्या चल रहा है, रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर को लेके थोड़ा बहुत, मतलब वो मान लो 10 मार्क का हो सकता है पूरे में। हाँ 10 मार्क बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा रहो। और इसमें मॉड्यूल में ही पढ़ना है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत लगाने। कुछ भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो भी पूछा जाएगा मॉड्यूल से ही पूछा जाएगा। लैंग्वेज ट्विस्ट एंड टर्न ये लोग कर देते हैं। इसी को जितनी बार थॉरो पढ़ सकते हैं, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करते हो तो हर बार एक नई भाषा सामने आती है। हम कुछ बोलेंगे, एग्जामिनर की कोई होती है, मॉक टेस्ट की अलग लैंग्वेज होती है, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर खूब लगाना। इसीलिए मैंने बोला कि टॉपर्स की खूब लगाना, मॉक टेस्ट लगाना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, एंड प्लस जो यहाँ पे वीकली या मंथली जो भी टेस्ट होता है, मेरे ख्याल से वीकली होते हैं, संडे होते हैं। हाँ जैसे भी हो, जिस सब्जेक्ट का भी हो, वो वीकली टेस्ट लगाओ, क्योंकि ये भी बहुत सारे 30-35 क्वेश्चन तो हर हफ्ते अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो बहुत है। फाउंडेशन स्टेज में इतना बहुत होता है ये, और प्लस नोट्स हैं, और कितना पढ़ोगे। मतलब फाउंडेशन लेवल में 3 घंटा रोज पढ़ना है, 12-13 घंटा नहीं पढ़ना है। नहीं कोचिंग के अलावा, कोचिंग में जितना पढ़ लो, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी 3-4 घंटे में बोल रही हूँ डेली, और जिसमें वीक हो फिर उसमें ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि तुम लोग किताब लेके बैठ गए भाई 12 घंटे पढ़ना है, तो 12 घंटे। हाँ हाँ इतना ही था। सुफियान का सो मच थैंक्स अबाउट द ग्राफ को। नहीं बोला था। देखो शांति से बैठा है, जब मैम कहेंगे तभी हम निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। हाँ बताओ चिरागा। आप ये देखिए ठीक है, स्टीपर यू जो फेरते स्लोप की तरह, स्लोप हमारे किसमें बनता है, इसमें स्लोप डिमांड का फाइनल की बात ये कि ये आपका स्टीपर है, ये फ्लैट पेपर चेक करते, कोई कंफ्यूजन है मेरे को क्वेश्चन है ऐसे ही है कि मैम इससे लॉ ऑफ डिमांड कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है नेगेटिव किससे? लॉ ऑफ डिमांड ऐसे। अच्छा लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप है नेगेटिव है कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि ऑल ऑफ द कि क्या हो गया? ये क्वेश्चन कर रहा था ऑल ऑफ द इनवर्स का मतलब ही यही है। इनवर्स कह रहे हैं, लेकिन उसमें माइनर डिफरेंस होता है। जैसे क्वेश्चन एक बार गलत हो चुका ICI ने भी किया है, और ये मैं आपको प्रूफ कल कर दूंगा अभी मतलब अगली नेक्स्ट क्लास में। नहीं तो क्या उसमें लिखा हुआ है? तो माइनर डिफरेंस होता है। निगेटिव में क्या होता है कि जैसे कि मतलब कहा सही आप भी सही हो, ऐसा नहीं, मैंने भी पहले यही जवाब दिया था, लेकिन जब मैंने को मतलब एक बच्चे ने CA मतलब इंटर में उसने बताया तो फिर उसने मुझे पूरा दिया है। हाँ मतलब मेरे क्लासमेट है, मैं लेट अटेंड बोल रहे हैं ना, उसमें गलत हो जाता है। उसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हो चुके हैं कि वो लोग गलत चेक कर देते हैं, और उसके ऊपर से उन्होंने एक लॉ भी बनाया कि अगर वो गलत चेक करते तो वो सही नहीं करेंगे। हाँ ये तो मुझे पता है कि कॉपी कोई देख नहीं सकता है, लेकिन मैम ये है नहीं। और देखो इनवर्स रिलेशनशिप एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इज वन सेम। देखिए मैम एक ग्राफ आपको देख रहे थे, एक आप निगेटिव का तो 0 से जाने थे, इनवर्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तुम और ऑप्शंस देखो ना, 2 ऑप्शंस अगर सही हैं तो वी विल अज्यूम। तो मतलब एक मिनट इसको मान सकते हैं नेगेटिव वाला हट गया, नेगेटिव वाला हट सकता है, लेकिन बाकी 2 ऑप्शंस तो सही हैं। इनवर्स वाले की अब बात करते हैं तो देखिए इनवर्स तो देखो इनवर्स तो है इनडायरेक्ट एंड इनवर्स इज सेम थिंग। मैम इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनडायरेक्ट ऐसे बोला जाए कि मतलब जैसे कि मैं इस पे डिपेंड हूँ और ये आप पे डिपेंड है, तो मैं इनडायरेक्टली आप पे डिपेंड थोड़ी ना कर रहा हूँ। प्रिंसिपल में मैं टीचर हूँ, मेरा स्टूडेंट तो इनडायरेक्टली मैं आप पे डिपेंड थोड़ी ना कहला रहा हूँ, मतलब कि मैं इस पे अगर लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है तो वो प्राइस पे तो होगा ना। थर्ड ऑप्शन तो है नहीं, अगर उसने कुछ और इनडायरेक्ट का मतलब मेन अगर मीनिंग देखो, हम इनडायरेक्ट के मीनिंग को लेके नहीं चलेंगे, हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। क्वेश्चन क्या करेगा? लॉ ऑफ डिमांड। उसने ये नहीं बोला प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन है, हम क्वेश्चन का बेसिस लेंगे। तो क्वेश्चन के बेसिस में हम 4 ऑप्शंस लेंगे, मतलब 3 ऑप्शंस लेंगे। अब देखिए अगर आप इससे मानो देखो तुम अपना फैक्ट रखोगे, हम अपना फैक्ट रखेंगे, तुम्हें जो सही लगे तुम वो आंसर आउट करो, जो मुझे सही लगेगा मैं वो। इन सब एग्जाम में ज़्यादा दिमाग लगाने से फेल हो जाते हैं। जितना पढ़ा देखो सबका लॉजिक अलग है। मेरा तो थर्ड अटेम्प्ट है। नहीं
हाँ मेन मतलब कि मैं समझ चलिए, मैं गई। sorry बोलूँगा। नहीं सॉरी नहीं है, देखो सबका पॉइंट अलग है, सबका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, तो तुम्हें जो सही लगे तुम वही मैंने गूगल इंटरप्रेट भी करो। सर्च किया तो मैंने डिफरेंस निकाले थे इंडायरेक्ट देखो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस Sorry बोला। डेफिनेशन, नहीं इट्स नॉट अबाउट द सॉरी डेफिनेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड के रिलेशन की बात है, तो हम लॉ ऑफ डिमांड के रिलेशन को समझें। और बुक में जो डेफिनेशन है उसमें डायरेक्टली इन्वर्स लिखा हुआ है। हाँ ठीक है इन्वर्स लिखा हुआ, लेकिन रिलेशन कैसा है वो देखा जाएगा ना, मतलब हर बुक की लैंग्वेज अलग है। मैंने बताया कुछ बुक्स में बोला गया देयर विल बी नो चेंज, अब ऐसे नेग्लिजिबल और स्लाइटली का भी मतलब देखा जाए तो इंग्लिश में अलग अलग होता है, बट लेकिन आप परफेक्टली इलास्टिक की बात करेंगे तो बोथ द मीनिंग्स आर एक्सेप्टेड है। तो किस रिगार्ड्स में बात कर रहे हैं पूरा सेंटेंस देखा जाएगा, एक मीनिंग अगर तुम कहोगे कि इनवर्स और इनडायरेक्ट का मीनिंग का, तो हाँ ऑब्वियसली वो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। यू आर गेटिंग अ पॉइंट, हम क्वेश्चन के बेसिस पे देखते हैं। हाँ बताओ बताओ। देखिए जैसे यहाँ स्नॉब इफेक्ट लिखा हुआ है, देखिए हम कैरियर बाय स्नॉब मैं वही तो कह रही हूँ, स्नॉब इफेक्ट का मैं एक बार अपने से चेक करूँगी और तब मैं देखूँगी, क्योंकि इसमें अलग है, मैंने अलग बोला, तो मैं ना मॉड्यूल में जाऊँगी ना तो मैं नहीं मुझे नहीं पता, तुमने बताया ना अलग है। अच्छा ये देख लो वेबलाइन देते हैं स्नॉब में जब प्राइस भाई आप परचेज करेंगे, जैसे कि मैंने अपने पापा को कोई बहुत लग्जरी पेन परचेज करके दी जब उसकी हाईएस्ट प्राइस थी, और मैम स्नॉब में बोल दिया कि जो सबके पास है वो मेरे पास है, इसी में सीक्वेंस में बना हुआ था हाँ इसमें तो यही बात कह रहा है कि सब कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए मैं वो कंज्यूम नहीं करूँगा, स्नॉब ही कह रहा है, और वेबलिन कह रहा है क्योंकि वो जब प्राइस सबसे कॉन्स्पिशियस बुक से हाई है वो हम एक बार मैं अपनी दूसरी बुक से चेक करूँगा। तो फिर मैं भी क्या नाम है, अब इसको याद नहीं करता हाँ अभी मत करो, मैं एक बार ना नेक्स्ट क्लास में इसको और एक बार मैंने कौन सा पॉइंट बताया था मुझे, फ्लैटर और फ्लैटर एक बार मैं फिर भी उसको एक बार चेक करूँगी, एक बार स्टीपर और फ्लैटर वाला भी चेक करूँगी। ये तुम्हारा नया मॉड्यूल है, यस मैं मेरा हाँ तो हो सकता है कि हम चेंज करें, क्योंकि मैं एक बार पुराने वाले से क्रॉस चेक कर नहीं पाता। नहीं मैं फिर ना मैं उससे चेक करूँगी, मैं ऑनलाइन भी चेक करूँगी, तो मैं अपनी बुक से चेक करूँगी, मैं नहीं हो गया ना तो उनके पास भी एक वाली दूसरी मैं मेरे में थोड़ा कोरोना के भी केसेस ऐड हो गए, मुझे ऐड हो गया तो आपने लिखा है तो कंप्यूटर को छोड़ दीजिए कि हाँ ये उल्टा आएगा। मैं एक बार इसको चेक करूँगी नहीं ये मैं अपने से चेक करूँगी ना, एक बार इसी हाई प्राइस जब होगा तो उसमें स्नॉब इफेक्ट ही होता है, और इसमें तो नहीं देखो डिफरेंट डिमॉन्स्ट्रेशन ये था कि जो सबके पास है वो वेट चार्ट डेमोंस्ट्रेशन तो ये है कि इसने लिया तो मैं भी हाँ, लूँ, वेट उसमें प्राइस की मतलब नहीं हाँ, है, वेट नहीं। उसमें लिखा देखी नहीं है। स्टॉक में ये था कि जो सबके पास है मेरे पास नहीं, वेबलाइन में था कि जो प्राइस सबसे हाईएस्ट सबके पास है कहेंगे कि मेरे पास वो है किसमें नहीं यार पहले भी होता था कि मेरे पास है सबके पास नहीं रहना तो चाहिए, वही चीज़ लिखा है मैंने फिर यही तो वेबलिन नहीं है, बात कर रहे हो, तो स्नॉब है इस बुक में ये स्नॉब है। नहीं यही मैंने लिखा है जो शिक्षण बोल रहा है मैंने यही लिखा है, लेकिन मैं उसको चेक करूँ तुमने उसमें हो गया ना यही करने का पाया था कि हाँ जो मेरे पास होना चाहिए मैं एक बार कोई बात नहीं